नमस्कार दोस्तों। आज से हम महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम में उल्लिखित आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 30 अध्याय हैं जो मनुष्य के शरीर के अंगों, उनमें होने वाली बीमारियों तथा उसके उपचार से संबंधित है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। आज हम अध्याय 1 आयुष कामिया, आयु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर है, का अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु बनाने वाली संपूर्ण जीवन पद्धति है। आयुर्वेद में चिकित्सा विज्ञान को 8 प्रमुख अंगों में विभाजित किया गया है। इन्हें ही आयुर्वेद के अष्टांग कहा जाता है। पहला अंग है काय चिकित्सा। ये शरीर के आंतरिक रोगों की चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा अंग है बालतंत्र, जिसे कौमारभृत्य भी कहा जाता है। ये बालकों, शिशुओं तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य की चिकित्सा का विषय है। तीसरा अंग है गृह चिकित्सा अर्थात भूत विद्या। ये मानसिक विकारों और अदृश्य कारणों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा से संबंधित माना गया है। चौथा अंग है ऊर्ध्वांग चिकित्सा, जिसे शालाक्यतंत्र कहा जाता है। ये नेत्र, कान, नाक, मुख और सिर से जुड़े रोगों की चिकित्सा करता है। पांचवा अंग है शल्य चिकित्सा अर्थात शल्यतंत्र। ये शस्त्रकर्म, घाव, चोट और शल्य प्रक्रियाओं से संबंधित है। छठा अंग है दंशत्रविष चिकित्सा, जिसे अग्धतंत्र कहा जाता है। ये विष, सर्पदंश और विषैले जीवों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा का विज्ञान है। सातवां अंग है जरा चिकित्सा अर्थात रसायन तंत्र। ये वृद्धावस्था, दीर्घायु और शरीर की शक्ति बढ़ाने से संबंधित है। और आठवां अंग है वृष चिकित्सा, जिसे वाजीकरण तंत्र कहा जाता है। ये प्रजन शक्ति, संतति और जीवन ऊर्जा की रक्षा से संबंधित है। इस प्रकार आयुर्वेद के ये 8 अंग मिलकर संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का आधार बनाते हैं। इन्हीं अष्टांगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। यही है आयुर्वेद की व्यापकता, गहराई और सनातन वैज्ञानिक दृष्टि। आयुर्वेद शास्त्र में मानव शरीर की रचना, स्वास्थ्य और रोगों की उत्पत्ति को समझाने के लिए त्रिदोष सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में मुख्य रूप से 3 दोष माने जाते हैं: वात, पित्त और कफ। नाभि से निचले भाग में वात यानी वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है। ये तीनों दोष शरीर की समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जब ये दोष अपनी स्वाभाविक अवस्था में संतुलित रहते हैं, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है, और जब इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है, तब रोगों की उत्पत्ति होती है। वात दोष शरीर में गति और संचार का प्रमुख कारण माना गया है। श्वास प्रश्वास, रक्त संचार, स्नायु क्रिया, अंगों की गति, वाणी, मलमूत्र का निष्कासन तथा मन की चंचलता आदि क्रियाएं वात के अधीन मानी जाती है। वात का संबंध वायु और आकाश महाभूत से माना जाता है। इसका असंतुलन होने पर शरीर में दर्द, सूखापन, कंपकंपी, कब्ज, अनिद्रा और चिंता जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पित्त दोष शरीर में पाचन, ताप, ऊर्जा और रूपांतरण की क्रियाओं का संचालन करता है। भोजन का पाचन, शरीर की ऊष्मा, बुद्धि की तीक्ष्णता, त्वचा का वर्ण, भूख प्यास तथा चयापचय की प्रक्रिया पित्त से संबंधित मानी जाती है। पित्त का संबंध अग्नि और जल महाभूत से माना जाता है। इसके विकृत होने पर अम्लता, जलन, क्रोध, अत्यधिक पसीना, त्वचा रोग और पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कफ दोष शरीर में स्थिरता, स्निग्धता, बल, धैर्य और पोषण का आधार है। ये शरीर के अंगों को मजबूती देता है, जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और मन में शांति तथा स्थिरता उत्पन्न करता है। कफ का संबंध पृथ्वी और जल महाभूत से माना जाता है। इसके असंतुलन से भारीपन, आलस्य, अधिक नींद, मोटापा, कफस्राव और पाचन की मंदा जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष शरीर में सदैव क्रियाशील रहते हैं। बाल्यकाल में कफ दोष की प्रधानता मानी जाती है, क्योंकि ये वृद्धि, पोषण, स्थिरता और शरीर निर्माण से संबंधित है। यौवन काल में पित्त दोष अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि ये ऊर्जा, पाचन, तेज, उत्साह और रूपांतरण की क्रियाओं का संचालन करता है। वृद्धावस्था में वात दोष की प्रधानता बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर में शुष्कता, क्षीणता, गति और परिवर्तन अधिक दिखाई देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष केवल उम्र के अनुसार ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन समय के अनुसार भी सक्रिय रहते हैं। शरीर में इन दोषों की गति दिन और रात के अलग अलग भागों में बदलती रहती है। इसी आधार पर आयुर्वेद ने दोषों के प्रकोपकाल का वर्णन किया है। बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता मानी जाती है। इसी प्रकार दिन का प्रथम भाग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और रात्रि का प्रथम भाग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ के प्रकोप का काल माना गया है। कफ इस समय शरीर में स्थिरता, भारीपन, शांति और पोषण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए इस काल में आलस्य, निद्रा
और शरीर में भारीपन अधिक अनुभव हो सकता है। इसके बाद आता है अवस्था का मध्य भाग अर्थात युवावस्था। युवावस्था में पित्त दोष की प्रधानता रहती है। दिन का मध्य भाग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात्रि का मध्य भाग रात 10 बजे से 2 बजे तक पित्त के प्रकोप का काल माना गया है। इस समय पित्त शरीर में पाचन, ऊर्जा, ताप, तेज और रूपांतरण की क्रियाओं को अधिक सक्रिय करता है। इसी कारण दिन के मध्य भाग में भूख और पाचन शक्ति अधिक प्रबल मानी जाती है। अंत में आता है अवस्था का अंतिम भाग अर्थात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में वात दोष की प्रधानता बढ़ जाती है। दिन का अंतिम भाग दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक और रात्रि का अंतिम भाग रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वायु अर्थात वात दोष के प्रकोप का काल माना गया है। इस समय शरीर में गति, शुष्कता, हल्कापन और परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसीलिए वात के प्रभाव से बेचैनी, अनिद्रा, सूखापन और अस्थिरता जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों का प्रभाव केवल शरीर की क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी जठराग्नि अर्थात पाचन शक्ति को भी प्रभावित करता है। जब शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है तो जठराग्नि विषम हो जाती है अर्थात पाचन कभी तेज, कभी मंद और कभी अनियमित रूप से कार्य करता है। इसे विषमाग्नि कहा जाता है। जब पित्त दोष की वृद्धि होती है तो अग्नि अत्यधिक तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में भोजन शीघ्र पचता है, भूख अधिक लगती है और शरीर में उष्णता बढ़ सकती है। इसे तीक्ष्णाग्नि कहा जाता है। जब कफ दोष की वृद्धि होती है तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इससे भोजन धीरे धीरे पचता है, भारीपन, आलस्य और अपच की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे मंदाग्नि कहा जाता है। लेकिन जब वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष समान मात्रा में संतुलित रहते हैं तब जठराग्नि भी संतुलित रहती है। इस संतुलित अवस्था को समाग्नि कहा जाता है। समाग्नि ही उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। वात, पित्त और कफ का कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार वात, पित्त और कफ दोष जठराग्नि को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार ये दोष कोष्ठ अर्थात मल प्रवृत्ति और पाचन मार्ग की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। कोष्ठ से आशय है शरीर में भोजन के पाचन के बाद मल के निर्माण और निष्कासन की प्रवृत्ति अर्थात आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक तथा फुफ्फुस इन अवयवों की परिधि को आयुर्वेद शास्त्र में कोष्ठ नाम से परिभाषित किया है। जब शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है तो कोष्ठ क्रूर हो जाता है। क्रूर कोष्ठ में मल कठोर हो सकता है, मल त्याग में कठिनाई होती है और कब्ज की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जब पित्त दोष की प्रधानता होती है तो कोष्ठ मृदु हो जाता है। मृदु कोष्ठ में मल त्याग सरल और शीघ्र होता है। कभी कभी दस्त या अधिक द्रव मल की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। जब कफ दोष की प्रधानता होती है तो कोष्ठ मध्यम रहता है। इसमें मल त्याग न बहुत कठिन होता है और न ही अत्यधिक शीघ्र या द्रव। ये अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार जब वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं तब भी कोष्ठ मध्यम माना जाता है। मध्यम कोष्ठ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना गया है क्योंकि इसमें पाचन और मल निष्कासन सामान्य रूप से होते हैं। रसों का वर्णन। किसी द्रव्य का जब जीभ से संबंध होता है तब जिस स्वाद की प्रतीति होती है उसे रस कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में रसों का विशेष महत्व बताया गया है। रस केवल स्वाद का अनुभव नहीं कराते, बल्कि वे शरीर, मन, बल, स्वास्थ्य और दोषों पर भी प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रसों की संख्या 6 मानी गई है। पहला रस है स्वादु रस अर्थात मीठा रस। ये शरीर को पोषण, बल और स्थिरता प्रदान करने वाला माना गया है। दूसरा रस है अम्ल रस अर्थात खट्टा रस। ये भूख बढ़ाने, रुचि उत्पन्न करने और पाचन को प्रेरित करने वाला माना जाता है। तीसरा रस है लवण रस अर्थात नमकीन रस। ये भोजन में स्वाद बढ़ाता है और शरीर में स्निग्धता तथा कोमलता लाने वाला माना गया है। चौथा रस है तिक्त रस। नीम, चिरायता आदि द्रव्यों में ये रस पाया जाता है। ये कड़वा स्वाद देता है और शरीर की शुद्धि में सहायक माना गया है। पांचवा रस है उष्ण या कटु रस। काली मिर्च आदि द्रव्यों में ये रस पाया जाता है। ये तीखा स्वाद देता है और शरीर में उष्णता तथा सक्रियता उत्पन्न करता है। छठा रस है कषाय रस अर्थात कसेला रस। हरित की आदि द्रव्यों में ये रस पाया जाता है। ये संकोचक प्रभाव वाला माना गया है। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं और प्रत्येक रस का शरीर पर अलग अलग प्रभाव होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये रस बलवर्धन की दृष्टि से क्रमशः भिन्न प्रभाव रखते हैं। इनमें मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक माना गया है। इसके बाद अन्य रस क्रमशः बल को कम करने वाले माने जाते हैं, अर्थात मधुर रस से सर्वाधिक बल की वृद्धि होती है और उसके बाद के रस उत्तरोत्तर बलनाशक प्रभाव रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3-3 रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और 3-3 रस उसी दोष को शांत भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। कटु, तिक्त और कषाय रस वात दोष को बढ़ाने वाले माने गए हैं, अर्थात
ये रस शरीर में वात की वृद्धि कर सकते हैं। इसके विपरीत मधुर, अम्ल और लवण रस वात दोष को शांत करते हैं। ये रस वात के कारण उत्पन्न शुष्कता, हल्केपन और अस्थिरता को कम करने में सहायक माने जाते हैं। अब बात करते हैं पित्त दोष की। कटु, अम्ल और लवण रस पित्त दोष को बढ़ाने वाले माने गए हैं। ये रस शरीर में उष्णता, तीक्ष्णता और जलन की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मधुर, तिक्त और कषाय रस पित्त दोष को शांत करते हैं। ये रस पित्त की गर्मी, तीक्ष्णता और दाह को कम करने वाले माने जाते हैं। अब बात करते हैं कफ दोष की। मधुर, अम्ल और लवण रस कफ दोष को बढ़ाने वाले माने गए हैं। ये रस शरीर में भारीपन, स्निग्धता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत कटु, तिक्त और कषाय रस कफ दोष को शांत करते हैं। ये रस कफ के कारण उत्पन्न भारीपन, आलस्य और श्लेष्मा को कम करने में सहायक माने जाते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद में प्रत्येक रस का दोषों पर अलग अलग प्रभाव बताया गया है।